हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 001 का सब्जेक्ट है। आज हम आप सभी के लिए सामने यूनिट नंबर 8 जो कि रूस, चीन और जापान के साथ में भारत के संबंध है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का देखा ही जाएगा। पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन क्या आता है और इसके बाद में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर, इस पूरी यूनिट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप सभी के देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, भारत और रूस के संबंध जो ज्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको ट्रिपल स्टार करके रखूंगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आता है भारत और चीन के संबंध, जिसे हम ट्रिपल स्टार इसको भी करके रखेंगे। और भारत और जापान के संबंध, जिसको हम 1 स्टार देंगे, क्योंकि ये अगर पूछा भी जाता है तो ये सिर्फ शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा। तो जापान और भारत के जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपसे भारत और रूस के संबंध या भारत और चाइना के संबंध, ज्यादातर ये 2 क्वेश्चन ही आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलता है और मोस्ट प्रोबेबली चाइना से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आज के अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, सबसे पहली बात तो इस वीडियो के एंड में हम आप सभी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। अगर आप लोगों के पास में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो अपनी क्वेरीज को आप वहां पर हम तक शेयर कर सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और वेरियस लिंक दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात, हम भारत और रूस के संबंधों की हम बात करेंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विश्व के आधुनिक मानचित्र पर भारत अगर हम देखें तो जो रूस है उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें भारत की बात, तो भारत विश्व कब आजाद हुआ, तो भारत आजाद होता 1947। और वहीं रूस की बात करें तो 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, उसके बाद जो रूस है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनकर उभरा। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो सोवियत संघ है उसकी जगह पर स्थायी सदस्यता, जो वीटो पावर है सुरक्षा परिषद की, वो उसको मिली। तो अगर हम देखें आपकी जो बुक है यहाँ पर ये 10 वर्ष लिखा है, लेकिन अब जो डेट है आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि आपकी बुक जो है ये 2001 के लगभग की है। अब चल रहे हैं लगभग 2022 के करीब। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि लगभग अगर हम मैप में देखें तो सोवियत संघ के उभरे या सोवियत संघ से रूस का जन्म हुए 30 वर्ष हो चुका है। और भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो वह शीत युद्ध के काल से ही संबंध काफी अच्छे रहे। यानी जब भी हम सोवियत संघ शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप सभी को ध्यान रखना है वो सोवियत संघ के लिए ही इस्तेमाल हो रहा शब्द है। सोवियत संघ की बात करें तो भारत और सोवियत संघ के जो संबंध है वो 1947 यानी आजादी से पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन आजादी के बाद अच्छे हो गए। कैसे अच्छे हुए? तो हमारे जब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का पद भी संभाला और विदेश मंत्री का भी पद संभाला। तो उस समय जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो सोवियत संघ के प्रति थोड़े से शंकालु थे। शंकालु का मतलब होता है डाउटफुल थे। ऐसा उनको लग रहा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम भविष्य में सोवियत संघ के अगर ज्यादा नजदीक जाएंगे तो वो हम पे अपना दबदबा बना सकता है। इसीलिए भारत ने ना तो सोवियत संघ के साथ स्टार्टिंग में उसके खेमे में जाने की सोची और ना ही भारत ने अमेरिका के साथ जाने की सोची। भारत यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि सोवियत संघ अपनी स्वतंत्र और एक अलग विदेश नीति का निर्धारण करे जिसमें महाशक्तियों का कोई भी दबाव ना रहे। तो सोवियत और भारत के आपसी रिश्ते की बात करें स्टार्टिंग के तो ज्यादा खास नहीं थे, परंतु धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा इनके संबंध सुधरते रहे। भारत ने आजादी के बाद किस नीति का अनुसरण किया, तो आप सभी को ध्यान रखना है भारत ने आजादी के बाद में गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। ये आपको ध्यान रखना है। जो जो चीज मैं आप सभी के लिए अंडरलाइन करूं या जो चीजें मैं ऐसे करूं तो आप सभी को वो याद रखना है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत और जो है पाकिस्तान, इनके बीच में 1947 से ही कश्मीर को लेकर पहला युद्ध छिड़ गया। और 1947 के अंदर ही आप देखेंगे कि युद्ध छिड़ने की वजह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के 2 गुटों में शामिल हुआ। ध्यान रखना है, पाकिस्तान अमेरिका के 2 सैनिक गुटों में शामिल हुआ।
भारत ने तो अपनी नेम की नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीति अपनाई, लेकिन जो पाकिस्तान है वो सीटों का भी मेंबर बना और वो सेंटो का भी मेंबर बना। वो सीटों का भी मेंबर बना और वो सेंटो का भी मेंबर बना, ताकि भारत के विरुद्ध वो क्या कर सके, अमेरिका से हथियार प्राप्त कर सके। याद रखना है आपको ये बात भी, सोवियत संघ के साथ हमने विशेष रूप से अपने संबंध जो है धीरे धीरे स्थापित करने शुरू किए। भारत और सोवियत संघ के बीच में थोड़ा बहुत संबंध और कब निकलना शुरू होता है, तो ध्यान रखना है 1956 में। 1956 में क्या हुआ, भारत की यात्रा के दौरान निकोलाई बुल्गानियन यानी ये और दूसरे थे ओलेक्सी कैसिंगन, ये सोवियत नेता थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। क्योंकि 1947 से ही जो है यूएनओ के अंदर ये बात चल रही थी, क्योंकि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो थोड़े से आदर्शवादी थे। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया था, वो इस मुद्दे को लेकर, वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहाँ चले गए थे, वो यूएनओ चले गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जो यूएनओ है उससे हमारा क्या होगा कि भाई कश्मीर का जो मसला है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो ये उनको ऐसा लगा था, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में भारत को क्या किया, जो सोवियत संघ के जो नेता थे यानी जो रूस के नेता है, उन्होंने कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बताया। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना, इसलिए भारत के नेताओं ने सोवियत संघ के रुख को स्वागत किया और सोवियत संघ का जो अच्छा रिलेशन, क्योंकि हमारे पक्ष में ही वो थे, तो उस समय हमसे उनके संबंध थोड़े से अच्छे होने की बात हुई। दूसरी बात करते हैं, पहली बात थी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए ध्यान रखना है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, पाकिस्तान अमेरिका के साथ में संबंध बनाता है। दूसरी बात, संबंध सुधरने कब से शुरुआत हुए भारत और रूस के, तो 1956 में, जब अमेरिका के जो सोवियत संघ के जो नेता है वो दो नेता भारत आए थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। अभी मैं आप सभी के सामने बात क्लियर कर दूं कि जब जब कश्मीर के अंदर ये बात उठती है, जब जब कश्मीर में ये बात उठती है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है, यूएनओ के अंदर ये बात उठती है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो किसका पोर्शन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जब जब सोवियत संघ जो है हमारा ही साथ देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक बार ही क्या हुआ था कि भाई हंगरी एक कंट्री है, उस पर लोकतंत्र के चुनाव की मांग के प्रस्ताव में सोवियत संघ का उसने क्या किया था, समर्थन भी भारत ने किया था। तो इस तरीके से हमारे संबंध जो है वो धीरे धीरे क्लोज होते गए। तो अब तक आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि भाई जो हंगरी कॉन्सेप्ट है, इस वाले चुनाव में के कॉन्सेप्ट में भी इस वाले पॉइंट को भी आपको पूरा का पूरा याद रखना है, इस वाले कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है। इसके बाद में भारत और सोवियत संघ के संबंध जो है वो कब 1962 में थोड़े से और ज्यादा खराब हो गए थे। क्यों खराब हो गए थे, मैं आपको बता देता हूं। सोवियत संघ ये था एक समाजवादी देश, और 1962 में हो गया था हमसे चीन से वॉर, चीन से युद्ध, और चीन की विचारधारा भी कैसी थी, समाजवादी। तो इस समाजवादी विचारधारा की वजह से भारत और सोवियत संघ जो है वो उनके बीच में थोड़ी सी खटास आ गई थी चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना की वही, और लोगों का यही कहना था कि जिस तरीके से चाइना ने हमारे साथ दगाबाजी करी है, ठीक उसी तरीके से सोवियत संघ भी कर सकता है। इसीलिए थोड़े से हमारे बीच में उस समय तकरार जो थी वो बढ़ गई थी। इसके बाद में धीरे धीरे आगे चल के जब 62 का हम वॉर हारे, तो उसके बाद में दोनों के बीच में सैनिक कार्यक्रम की भी सहमति होनी शुरू हो गई, सैनिक कार्यक्रम की भी शुरुआत धीरे धीरे होने शुरू हो गई। इसके बाद में हम अगर अब देखें तो उसी समय 1962 में भारत ने सोवियत संघ से कई सारे हथियार खरीदे, क्योंकि भारत को एक बात पता चलना शुरू हो गया था कि अब जो है हमें अपने हथियार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने एक तरफ पाकिस्तान का तो डर है ही है, साथ ही साथ अब एक नया दुश्मन हमारा चाइना भी बन चुका है। तो इस वजह से हमने सोवियत संघ से धीरे धीरे संबंध अच्छे स्थापित करने शुरू कर दिए। और आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि भारत के रक्षा सहयोग में सोवियत संघ जो है हमेशा से ही सहयोग करता आया है। इसके अलावा दूसरे शब्द में भारत सोवियत गुट का सदस्य नहीं था, फिर भी अगर आप देखेंगे तो 1971 का जो वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, उसमें क्या है, सोवियत संघ ने हमारी हेल्प करी थी, जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए बताया गया हुआ है। इसके अलावा अगस्त 1971 में सोवियत संघ ने एक ऐतिहासिक मैत्रिक संधि पर हमारे साथ हस्ताक्षर किया था। और इस सैनिक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद में जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो भारत की मदद कौन कर रहा था, आप सभी को ध्यान रखना है, भारत की मदद कर रहा था सोवियत। अब आगे चल के सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके बाद में थोड़े से हमारे संबंध खराब हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारत और सोवियत संघ के बीच में किस प्रकार से संबंध खराब हुए शीत युद्ध के बाद, ये क्वेश्चन बनता है। या शीत युद्ध के काल में भारत और
सोवियत संघ के संबंध बताइए। तो आप लोगों को अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सोवियत संघ शीत युद्ध के काल में था। अब शीत युद्ध के बाद कुछ तनाव उभर गए। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत ने पहली बात तो सोवियत संघ के विघटन के बाद से अपनी विदेश नीति थोड़ी सी अलग करनी शुरू कर दी। भारत ने जो है वो पूंजीवादी मॉडल को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। भारत ने एलपीजी मॉडल को अपनाया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जिसे ग्लोबलाइजेशन, इस नीति को अपनाया। और इस वजह से जो है भारत और सोवियत संघ के थोड़े से, भारत और रूस के जो है वो धीरे धीरे संबंध खराब होने शुरू हो गए। इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रपति जो बोरिस येल्त्सिन थे, उन्होंने रूस की विदेश नीति की विचारधारा को मुक्त रखने पर जोर दिया। उस समय जो बोरिस येल्त्सिन थे, रूस के सबसे पहले क्या बने थे, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति। उनका कहना था कि हमें भारत या एशिया के ऐसे देशों से संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए जो उनके विकास में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि हम अगर ऐसे देशों से संबंध बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। बोरिस येल्त्सिन जो है इस समय वो क्या कहते हैं कि भाई उनको अपनी विदेश नीति जो है वो कैसे करनी पड़ेगी, स्वतंत्र रूप से करनी पड़ेगी, और भारत के प्रति उनको एक ऐसा रुख अपनाना पड़ेगा कि भाई प्रतीक्षा करो, अगर हमें लगेगा आपकी हमें हेल्प करनी चाहिए तो हम उसे हेल्प करेंगे, नहीं तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो अगर हेल्प करने की आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा तत्व ये था कि भाई दोनों राजनेता, जो दोनों गुट है, एक पश्चिमी गुट और एक अटलांटिकवादी, वो जो राजनेता थे यानी जो बोरिस येल्त्सिन थे वो कैसे थे, पश्चिमीवादी थे। उनका कहना था कि पहले एशिया के बीच में जो विभाजन है, यानी एशिया के बीच में हमें संबंध अच्छे नहीं रखने, हमें ज्यादातर पश्चिमी देशों से संबंध अच्छे रखने, ताकि फॉर एग्जाम्पल पश्चिमी देशों से उनको ज्यादा हेल्प मिल सकती है, उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा सुधर सकती है। दूसरा रीजन ये था, दूसरा पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे उनके बीच में संबंध क्यों उभरा, तो कि भाई वो राजनेता कैसे थे जो पश्चिमीकरण पर जोर देते थे और कहते थे एशिया से हमें बाद में संबंध बनाना चाहिए, पहले हम इनसे संबंध बनाए, यूरोप के देशों से, अमेरिका के देशों से, इन देशों से। तीसरी बात ये आती है कि भाई भारत जो है, भारत के संबंध रूस के साथ में, एक रूस के विदेश मंत्री, ध्यान रखना है, जिनका नाम है एंड्रेई कोजिरेव, ध्यान रखना इनका नाम। इनके नेतृत्व में भी हमारे संबंध खराब हो गए थे। क्यों खराब हो गए थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि रूस की विदेश नीति और सुरक्षा संबंध प्राप्ति करने के लिए पाकिस्तान अधिक महत्वपूर्ण है। इनको ऐसा लगता था कि भाई जो पाकिस्तान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया से ज्यादा, पाकिस्तान उनके लिए जरूरी है। और इसीलिए 1990 का जो दशक था उसमें पाकिस्तान और रूस के निकटवर्ती संबंध भी बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे, और भारत के लिए जरूरी हो गया था कि भारत अमेरिका से वो अपने संबंध अच्छे स्थापित करे। इसी कारण रूस का जो विदेश मंत्रालय था वो भारत की तुलना में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इन सभी को ज्यादा महत्व दे रहा था 1990 के टाइम पे, जैसा कि मैंने बताया। तो ये सेकंड पॉइंट भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ध्यान रखना है। इसके अलावा रूस की जो संसद है उसे ड्यूमा बोलते हैं, ध्यान रखना है। ड्यूमा के सदस्य और रक्षा उद्योग का यह विचार बना रहा कि भाई भारत के साथ अपने विशेष संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि उनकी राय में भारत जो है वो इस्लाम उग्र के खिलाफ लड़ने में, अमेरिका की धूस की स्थिति में निपटने में एक सहायक देश हो सकता है भारत जो है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये अच्छे संबंध के बारे में बात। इससे पहले जो दो पॉइंट हुए वो बुरे संबंध की बात हुई, ये अच्छे संबंध की बात। इसके अलावा हम बात करें तो रूस का जो विदेश नीति है वो ज्यादातर कैसा रहा है, भारत विरोधी गुट पर हावी बने रहने के कारण रूस में ज्यादातर दक्षिण एशिया की नीति में भारी परिवर्तन आ गया। भारत ज्यादातर क्या करता है, भारत ज्यादातर ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिसमें कोई भी उसको गुलाम ना बनाए या कोई भी नीति उस पर धौंस ना जमा पाए, और इसी वजह से भारत और रूस के संबंध कई बार खराब भी हुए हैं। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था 1991 के बाद में कि भाई अब हमें, जब रूस हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं रहा है, रूस हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम इसका एक अल्टरनेट को ढूंढे, और भारत ने वही अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश भी करी। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब 1990 के दशक में ध्यान रखना है आपको यहाँ पर भी, 1990 के दशक में, कब, दिसंबर 1991 में, जब सोवियत संघ अंतिम सांस ले रहा था, तो उस समय कुछ गुंजाइशें मौजूद थे। 1999 में रूस की सरकार ने अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था मुजीब की सरकार को मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ाई के लिए सैनिक हथियार और तेल आपूर्ति की रोक लगा दी। तो भारत एक बार फिर सोवियत संघ के संबंध जो है आपस में खराब हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सोवियत संघ जो है वो उस लास्ट के टाइम पे भी क्या कर रहा था, अफगानिस्तान में आतंकवाद को, मुजाहिदीनों को बढ़ावा दे रहा था, और इस वजह से ही भारत और उनके संबंध में क्या दिखते हैं, खराब दिखने लगते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, भारत और रूस के संबंध में तनाव की एक घटना ये भी है कि रूस का अंतरिक्ष का जो कार्यालय है, जिस कार्यालय का नाम है ग्लास कॉस्मोस,
इसमें भारत और रूस सरकार के बीच में एक इंजन बनाने के लिए समझौता हुआ था। कब? 18 जनवरी 1998 में। इस समझौते के अनुसार इसमें क्या हुआ समझौता, ध्यान रखना है आपको। इस समझौते में ये हुआ कि भाई भारत जो है वो क्या करेगा, रूस के साथ उपग्रह भेजने में भारत उसकी हेल्प करेगा, भारत उसके साथ उपग्रह के क्षेत्र में काम करेगा। और इसके लिए क्या है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो प्रदान करने की बात हुई थी, तो ये जानकारी देने की बात हुई थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। परंतु इस समय भी हमारे संबंध जो है उनसे थोड़े से खराब हो गए थे, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको आगे फिर याद रखना है कि भाई 1992 में, कब? 1992 में अमेरिका ने क्या किया कि भाई अमेरिका ने भारत के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगा दी और ये धमकी भी दी कि भाई जो भी भारत की हेल्प करेगा हम उसकी बिल्कुल भी सैनिक रूप से या किसी भी तरफ से मदद नहीं करेंगे। याद रखना है 1993 में यालसेन भारत की आपूर्ति रोकने के लिए तैयार हो गए थे, इसके अमेरिका के कहने पर। और हमारे जो संबंध है वो धीरे धीरे रूस के साथ खराब होने लगे। तो 1990 का जो दशक है उस समय भारत और रूस के संबंध अच्छे भी रहे और खराब भी रहे। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। भाई अमेरिका के कहने पर रूस ने क्या किया था, रूस के जो राष्ट्रपति थे यालसेन, उन्होंने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी। ये वाला पॉइंट। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है, रूबल बनाम रुपया, इसका नए विवाद ने भी देशों के बीच में संबंध पर बुरा प्रभाव डाला है। सोवियत संघ पर भारत के हथियारों को खरीदने पे 12 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक कर्ज जमा हो चुका है। भारत के लिए कर्ज चुकाने के लिए तैयार था, परंतु रूस की नई सरकार, इस बात को लेकर विवाद हो गया कि मुद्रा में भुगतान किया जाना चाहिए, उसकी विनिमय दर क्या होगी। और इसी वजह से, क्योंकि रूसिया जो थी अब कह रही थी कि अभी हमें क्या चाहिए, हमें या तो अपनी करेंसी में चाहिए या फिर हमें व्यापार डॉलर में चाहिए, जो भी भुगतान आप करोगे। तो इसीलिए भुगतान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और लेकिन ये भुगतान जो है 2005 तक पूरा 45 जो है वर्षों तक ब्याज जो है भुगतान वो पूरा हो जाएगा, ऐसा कह दिया गया। तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा देता रहेंगे। इसके बाद में आगे चल के हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में संबंध की बात करें तो संबंध धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना। सहयोग के संबंध कब से अच्छे होने लगे? 1976 में। ध्यान रखना है 1976 में जो आंद्रे केद्रीव थे, ये इन्होंने क्या किया था, विदेश के फिर मंत्री बने। उन्होंने भारत के रूस के संबंध में फिर से बदलाव लाने की कोशिश करी। एक बार फिर से रूस जो है अपने जो हथियार थे वो भारत को बेचने के लिए तैयार हो गया। और आप सभी को ध्यान रखना है अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा परमाणु मसले पर भारत को दबाव बनाया गया, तो रूस ने परमाणु आपूर्ति गुट पर प्रतिबंध लगाने की अवहेलना करते हुए 2 रूसी हल्के जल परमाणु रिएक्टर बनाने के समझौते कर लिए हमसे। और इस समझौते के तहत एक जो हमारा परमाणु रिएक्टर है उसको तमिलनाडु के जो है कुंडलन कम इस क्षेत्र में है, जो कि बिजली उत्पादन करने में या हमारी सुरक्षा करने में, आज हेल्प करने में हमारे यहाँ पर हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था, तो उस समय अमेरिका ने हम पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान रूस ने भारत का पूरा समर्थन किया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। भारत और इसके संबंध में एक तो ये वाला और एक आपको ये वाला भी याद रखना, ठीक है। और संबंध सुधारने की बात करें तो यहाँ पर से आपको ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। और सेकेंड ईयर में आप लोगों को कम लिखना होता है कि 10 नंबर का ही पेपर आता है, तो 10 बातें तो मैंने आपको बताई दी होगी। अगर ये पेपर में आ भी जाए तो आप लोग निश्चिंत होकर आप पूरा का पूरा आंसर अपना लिख सकते हैं। अब इसके बाद में यही संबंध है। इसके अलावा गत वर्षों में, यानी हाल ही के वर्षों में अगर हम बात करें तो भारत और रूस के बीच में आपसी सहयोग बहुत ज़्यादा है। आपसी सहयोग क्या है? बहुत ज़्यादा है। भारत और किसके बीच में? सोवियत संघ के बीच में, यानी रूस के बीच में। भारत के बहुत सारे यात्रियों ने वहाँ पर यात्राएं करी हैं। भारत के बहुत सारे लेखक जो है वो रूस में पसंद किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ बातें थी जो भारत और रूस के संबंध को दर्शाती है। सो होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर होगी। इसके बाद में ये, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं लास्ट में वीडियो के आप सभी के सामने अपना नंबर लिख दूंगा। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को हम तक शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।